हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल सेट 1 केमिस्ट्री क्लास 12 फॉर जैकबोर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 27 जो हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का था दोस्तों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग मॉडल सेट 1 को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 34। यानी कि यहाँ पे हर क्वेश्चन हम लोगों को जो आने वाला है वह दो दो मार्क्स का आने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है यह बोला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड ईएमएफ तथा विभवांतर में विभेद करना है। मतलब जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ दैट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों में हम लोग को कुछ ना कुछ अंतर बताना है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं उसको बताना है दोस्तों, है ना। यदि आप चैप्टर 3 पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का यह क्वेश्चन है दोस्तों और चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसी का यह क्वेश्चन है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इन दोनों को समझ लेते हैं, इन दो क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों में आसानी से हम लोग अंतर भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यदि हम लोग ईएमएफ की अगर बात करते हैं तो ईएमएफ को आसान भाषा में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मेरा 9 वोल्ट का बैटरी है ना। तो इस बैटरी में अगर हम डायरेक्ट यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, गैल्वेनोमीटर हो गया या जो करंट को जो मेजरमेंट करता हो उस डिवाइस से अगर हम बैटरी को डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम कनेक्ट करके अगर मेजर करेंगे तो ये अगर 9 वोल्ट का अगर बैटरी है तो मेरे को 9 वोल्ट अभी शो करेगा, है ना। 9 वोल्ट का बैटरी है तो 9 वोल्ट शो करेगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि बैटरी अगर है तो बैटरी को डायरेक्टली अगर हम वहाँ पे मेजर करें, उसके इलेक्ट्रोड के थ्रू मेजर करेंगे तो जो वोल्टेज होगा 9 वोल्ट का वो मेरा शो करने वाला है या शो करेगा ही करेगा, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं उसी बैटरी को, ठीक है, अगर उसी बैटरी को किसी वायर के थ्रू अगर जोड़ देते हैं, है ना, अगर वायर के थ्रू जोड़ दे और उस वायर में कोई लोड को फिट कर दे या फिर बोल सकते हैं लोड दैट इज कॉल्ड, बोल सकते हैं उसमें अगर कोई एक बल्ब जला दे, है ना। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे अगर हम दोनों 2 पॉइंट पे अगर हम इसी वोल्टेज को मेजर करेंगे तो जो मेरा यहाँ 9 वोल्ट शो कर रहा था हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को 7 वोल्ट शो करे। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 9 वोल्ट से कम शो करेगा। क्यों कम शो करेगा, इसके पीछे रीजन हो सकते हैं क्या कि जो यह वायर होगा इस वायर में बहुत सारे रेसिस्टेंट्स होंगे जो इसके करंट जो पास हो रहा है उस करंट पास होने से इसको रोकने का प्रयास करेगा, है ना। क्योंकि रेसिस्टेंस का काम ही है वह इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं या फिर जो करंट पास हो रहा है उसको रोकेगा, है ना। तो यहाँ पर समझ में आ रहे थोड़े बहुत। ईएमएफ का मतलब अगर हम बैटरी को डायरेक्ट यदि हम यहाँ पे मेजर करें वोल्टेज को दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, अगर हम उसमें कोई किसी चीज़ को जोड़ दें वायर के थ्रू और किसी 2 पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यानी कि बैटरी से अगर डायरेक्ट मेजर करेंगे तो मेरा ईएमएफ होगा और 2 पॉइंट पे अगर मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईएमएफ के स्थान पे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्योंकि यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिलने वाला मैक्सिमम 9 वोल्ट का 9 वोल्ट मिलेगा, बट यहाँ पे दोनों पॉइंट पे मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को 9 वोल्ट से कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर इस फिगर को आसानी से यदि समझ सकते हैं, यदि समझ में आ रही है तो इस फिगर से हम लोग बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग उस फिगर से इस प्रकार के कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ईएमएफ होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। अगर सेल है उस सेल में करंट पास नहीं हो रहा है
तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ, है ना। यानी कि बैटरी है, बैटरी में करंट पास नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं उसके वोल्टेज को तो वो मेरा ईएमएफ होगा। लेकिन अगर उसमें करंट को अगर मान ले तो उस बैटरी में किसी सर्किट को जोड़ दे, किसी वायर को अगर जोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज द फ्लोइंग थ्रू द सेल। अगर उस सेल से अगर हम वायर को जोड़ दें और उस वायर में करंट पास होने लगेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा और उसके पोटेंशियल में जो डिफरेंसेस होंगे उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। तो सेकेंड कंक्लूजन हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि बैटरी में बैटरी अगर कोई किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, किसी कोई वायर उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज होगा मेरा मैक्सिमम शो करने वाला है, यानी कि इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। उस सेल से क्या मिलेगा, हम लोगों को मैक्सिमम वोल्टेज मिलेंगे क्योंकि उसमें करंट पास हो नहीं रहा है। लेकिन अगर करंट पास होने लगेगा तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उस वोल्टेज से क्या होगा, मेरे को करंट हो जो होगा वो थोड़ा कम मिलेगा, है ना। तो यह सेकेंड कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और थर्ड डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड को हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है भाई, स्टेडी करंट का मतलब हुआ कि जो बैटरी है उस बैटरी में जो रुका हुआ जो करंट है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोड क्या है, बिल्कुल उसमें स्टोर है, तो स्टोर है तो करंट रुका हुआ है बैटरी में, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है उस रुके हुए करंट को बोल सकते हैं फ्लो करने में काम करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। मतलब यह कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जो स्टेडी करंट होता है, मतलब जो बैटरी के साथ जो कनेक्ट है उसको तो मतलब है कि बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाए और कोई वायर है उस वायर में करंट पास हो, उसको क्या मतलब है कि उसमें क्या पास हो, मतलब वो क्या बोल सकते हैं जो बैटरी है उस बैटरी में कितना वोल्टेज है या क्या है ना। तो इस प्रकार की बात बोल सकते हैं। और जो बोल सकते हैं क्या कि जो लास्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इट कैन बी मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर। मतलब इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ को हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर के बेसिस से या पोटेंशियोमीटर डिवाइस से। यानी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है, लोग समझते कन्फ्यूजन यहीं पे होता है क्योंकि ईएमएफ है और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ के लोग पोटेंशियोमीटर मार देते हैं या फिर पोटेंशियोमीटर को समझते हैं, है ना, बट जो कि गलत है। ईएमएफ को जो मेजर करने का जो स्पेशल जो डिवाइस होता है उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करते हैं वो मेरा वोल्ट मीटर से ही मेजर हो जाता है। यानी कि जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर के सहायता से मेजर कर लेते हैं, बल्कि जो ईएमएफ होता है ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से उसको मेजर करते हैं। तो यह 4 डिफरेंसेस है और यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो कम से कम से आपको 2 डिफरेंसेस तो लिखना ही लिखना होगा, है ना। हम 4 बता दिए ताकि आप जो आपको आसान लगे आप उसको याद कर ले, लिख ले, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ कोलाइड एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट। जो पेंट होता है वह किस टाइप का कोलाइड होता है और उसका डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है उसको बताना है, ठीक है। और यदि हम लोग पेंट की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है पेंट, और पेंट का देख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ कोलाइड है वो क्या चीज़ है, सोल है, और इसका जो डिस्पर्सन जो मीडियम है वो क्या है, लिक्विड है ना। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो पेंट है यह किस टाइप का कोलाइड है, सोल, यानी कि सोल इसका टाइप हो गया कोलाइड का, और इसका जो डिस्पर्सन जो मीडियम है वो मेरा क्या चीज़ है, लिक्विड है, और इसका डिस्पर्स फेस क्या होता है, वो होता है सॉलिड, है ना। आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है अभी तो मॉडल सेट 1 में पेंट पूछा है, बट आपके फाइनल एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं।
कि अगर मान लेते हैं हमारे पास डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम अगर दो वो भी सॉलिड है, दोनों का दोनों सॉलिड है, तो इस टाइप का जो कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड सेल। और इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे कलर जो ग्लासेस होते हैं वो एग्जाम्पल होता है ना, इस और कुछ स्टोन्स होते हैं, है ना, उसको बोल सकते हैं। और इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्सन मीडियम का दिया हुआ है, और टाइप्स ऑफ कोलाइड दिया हुआ है, और उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर देकर जाने वाला है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज राउल्स लॉ, यानी कि राउल्स लॉ क्या है इसको बताना है। यह है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि राउल्स लॉ क्या होता है। यदि हम लोग राउल्स लॉ की अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द volatile component present in the solution is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। यानी कि बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है volatile component का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का, यानी कि उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है ना। हमारे पास सॉल्यूशन क्या चीज़ है, मान लेते हैं ए है और एक बी है। ठीक है, ए और बी को मिलाए और ए और बी को मिलाने के बाद हम लोग को क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ए मेरा क्या चीज़ है, ए को मान लेते हैं कि ए मेरा सॉल्वेंट है। क्या चीज़ है, ए मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, और बी जो है बी को मान लिए सॉल्यूट। बी क्या चीज़ है, सॉल्यूट है। इन दोनों को मिला दिए, सॉल्यूशन बन गया। तो राउल्स लॉ बोलता है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, है ना, वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यानी कि अगर सॉल्वेंट जो है, इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ना, अगर सपोज मान लेते ए है तो पी ए इसका जो वेपर प्रेशर होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के मोल फ्रैक्शन का। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो काई ए लिखेंगे, यह इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो राउल्स लॉ बोलता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द volatile component is the directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। यानी कि उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा मेरा बी का, है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इसके मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, दोनों का दोनों क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है ना। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, है ना, अगर पी ए और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लाएंगे, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं पी नॉट ए। इसको क्या लिखेंगे, पी नॉट ए, और ई मेरा काई ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो यानी कि ए क्या हो गया, पी नॉट ए को, पी नॉट ए क्या होता है, तो यह होता है जिसको बोल सकते हैं प्योर जो सॉल्वेंट होता है उस प्योर सॉल्वेंट का यह पार्शियल प्रेशर है ना। प्योर का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई भी दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हम वाटर प्लस NaCl की अगर बात करते हैं तो वाटर केवल ही होना चाहिए, उसमें NaCl मेरा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो मेरा प्योर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और वह उस जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वही उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम लोग को केवल लिखना था कि जो राउल्स लॉ क्या है ना। तो राउल्स लॉ अगर लिखना चाहते हैं यानी कि लिख देंगे इतना कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल टर्म का यूज़ किया जाता है। वोलाटाइल का मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज़ या कोई एक ऐसा कंपोनेंट जो इवोपोरेट हो जाए। यानी कि आप पेट्रोल को देखे होंगे, पेट्रोल को अगर छोड़ दिया जाए तो इवोपोरेट हो जाता है, वाष्प हो जाए, मतलब वाष्पशील जो वस्तुएं होती है, वाष्पशील जो पदार्थ होता है उसको बोला जाता है वोलाटाइल, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर समझ में
अगर आता है, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है ना, क्वेश्चन बनाने में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है मॉडल सेट में, अगर हम यहाँ पे अगर आपको बता रहे हैं, अगर समझने में दिक्कत होती है ना, प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे आप मेरे को बताइए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल होगा, उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करना है, एंड इसी का बी नंबर जो क्वेश्चन है लायोफिलिक कोलाइड्स होता है उसको एक्सप्लेन करना है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और क्या होता है लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, यदि हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि यह मेरा सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल्स आकर जमा हो गया, मान लेते हैं कि वाटर पार्टिकल्स हो गया, या फिर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी बोल सकते हैं कि धूल कण अगर आके चिपक गया इसके ऊपर, है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा भी सकते हैं, यानी कि सरफेस से उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो सरफेस होगा उस सरफेस पे जो पार्टिकल्स यदि चिपक रहे हैं वह कमज़ोर फोर्स के थ्रू चिपक रहे होंगे, इसीलिए तो आसानी से क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, यानी कि जैसा सरफेस था वैसा हम लोग को मिल जा रहा है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, है ना। यानी कि यह जो फेनोमेनन होगा उसको बोलेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन। आइए देखते हैं इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो बोल सकते हैं व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द एब्जॉर्बेट आर हेल्ड टुगेदर टू द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेट बाई फिजिकल फोर्स सच एज वंडर वाल फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, है ना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होगा, है ना, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स जो क्या होता है जो चिपक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट, है ना। और जो सरफेस होता है उस सरफेस को बोला जाता है एड्जॉर्बेंट, है ना। यानी कि जो सरफेस होगा उस सरफेस को क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स जो चिपकेगा, है ना, यानी कि जो पार्टिकल्स उस पर चिपकने वाला उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट, है ना। तो उसके सरफेस पे जो चिपकेगा उस जो फेनोमेनन होगा वंडर वाल फोर्स के थ्रू चिपकने वाला, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स है उस सॉलिड पार्टिकल्स के सरफेस के ऊपर अगर इजिली कोई वंडर वाल फोर्स द्वारा अगर कोई भी पार्टिकल्स चिपक रहे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं, है ना, लायोफिलिक कोलाइड्स की अगर बात करते हैं, तो लायोफिलिक का मतलब होता है जो बोल सकते हैं, फिलिक का मतलब जो एक दूसरे से मिल जाता हो, इजिली क्या हो जाता हो, मिल जाता हो। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिस्पर्सन जो फेज होगा, डिस्पर्स फेज जो होगा और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वह दोनों आसानी से क्या हो जाए, एक दूसरे से मिल जाए, है ना। तो उसको बोलेंगे क्या, बोल सकते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, है ना, उसको बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स। अगर हम लोग बात करते हैं, एक होता है लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक का मतलब होता है यह आसानी से मिलेगा नहीं, यानी कि आसानी से मिलने वाला नहीं है, एक दूसरे से दूर भागेगा, है ना, दूर भागेगा, उसको बोलेंगे लायोफोबिक। बट एक दूसरे से अगर पास आ जाए, दोनों एक दूसरे से इजिली मिल जाए, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, लायोफिलिक कोलाइड। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपका ग्लोब होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो जिलेटिन होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, यह सब जितने भी एग्जाम्पल्स है किस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो यह होता है लायोफिलिक कोलाइड्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें केवल रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या होगा उसको हम लोगों को बताना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए नंबर में वह है C2H5PR, और उसको रिएक्शन कराया जा रहा है KOH के साथ, एक्वस सॉल्यूशन KOH का दिया हुआ है। तो बोला है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसको बताना है। ठीक है,
तो जो इथाइल ब्रोमाइड है इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम होता है। और आईयूपीएसी नाम की अगर बात करते हैं तो इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन, है ना। और उसको रिएक्शन कराया जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पोटासियम हाइड्रोक्साइड से उसको रिएक्शन कराया जा रहा है। तो प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5OH बनेगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल बनने वाला है। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा मेरा KBr, है ना। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, KBr बनेगा। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, क्योंकि यार इसमें अच्छा नहीं लिखाएगा, है ना। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, C2H5OH, दैट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल बनेगा। और सेकेंड बनेगा उसमें KBr, दैट इज कॉल्ड बोल सकते हैं पोटासियम ब्रोमाइड बनेगा, है ना। अब यही क्यों बनेगा, तो आप इसको देख सकते हैं, आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, है ना। KOH की अगर बात करते हैं तो K पे आता है मेरा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल है। OH है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो पोटेशियम होगा उस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव, और ये जो OH है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। C2H5 की अगर बात करते हैं तो C2H5 में जो ब्रोमीन है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और C2H5 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और हमेशा जो जुड़ता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो जुड़ता है वह एक दूसरे का अपोजिट पार्ट जुड़ता है। इसका मतलब कि पॉजिटिव पोटेशियम पे है और ब्रोमीन पे नेगेटिव, तो ये दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट चार्ज वाला जोड़ देना। और OH नेगेटिव पार्ट है, C2H5 क्या है, पॉजिटिव, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मिलेगा क्या, मिलेगा C2H5OH मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड OH आ गया, अल्कोहल बन गया, है ना। और दूसरा जो मिलने वाला है वो मिलेगा कौन सा, KBr मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, या है ना, क्या मिलेगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अगर एक्वस सोल्यूशन KOH की अगर बात करता है तो हमेशा याद रखेंगे अल्कोहल ही बनाएगा, है ना। क्या बनाने वाला, अल्कोहल, है ना। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं इसके, है ना। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन AQ लिखा हुआ मिलेगा, है ना। दूसरा जो होता है वो होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ALC लिखा हुआ मिल सकता है ना। यहाँ पे ALC भी दे सकता था, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन जब भी दिया हुआ रहेगा तो आपका जो प्रोडक्ट देने वाला वो अल्कोहल बनाएगा, हमेशा याद रखेंगे, क्या बनाएगा, अल्कोहल, ठीक है, वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन की, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब भी आएगा तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा बनेगा एल्कीन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, एल्कीन। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो अल्कोहल, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहेगा तो एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो सेकेंड इसका जो रिएक्शन है वो है CH3COOH, और उसको PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहा है। यानी कि CH3COOH की अगर बात करते तो एसिटिक एसिड है, और उस एसिटिक एसिड को रिएक्शन कराया जा रहा है पोटासियम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो इस रिएक्शन को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं ऐसा कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर बात करते तो ऐसा फिगर बना सकते हैं, 5 गो क्लोरीन, यानी कि फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 5 क्लोरीन को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर दे, हो गया 4, और एक बोल सकते हैं ये ऐसा 5, है ना। और नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे CH3COOH, CH3 और COOH, है ना। तो देख सकते हैं कि H मतलब क्या होता है, एसिड है, तो एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करेगा। तो H+ में यानी कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा क्या बनने वाला है, HCl, यानी कि यह एक क्लोरीन के साथ टूटकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होगा, यानी कि यहाँ पे क्या बच गए हमारे, ऑक्सीजन 2 बच गया। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है आपका, जैसे अगर मान लेते पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि इस पे नेगेटिव आने वाला है ना। तो सेकेंड जो होगा, क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव होता है, तो ई पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन पे, तो इस पे नेगेटिव, फिर क्या होगा, इस पे पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनने वाला है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा,
यानी कि ये बनेगा CO, है ना, CH3COCl बनेगा। और इसके बाद जो बच गया ऑक्सीजन वह किसके साथ जुड़ जाएगा, फॉस्फोरस के साथ, यानी कि फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन बच गया, है ना, ये तीनों क्लोरीन बच गया और यह ऑक्सीजन बच गया। यानी कि बन जाएगा क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बनेगा CH3COCl, एक बनेगा POCl3 और एक बनेगा HCl। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा। पहला जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है मेरा क्या, पहला जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोल सकते हैं ये CH3CO, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे, COCl, यानी कि इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। और सेकेंड बनेगा जिसमें क्या चीज़ था कि फॉस्फोरस था, एक ऑक्सीजन था, उसके साथ 3 क्या चीज़ थे, क्लोरीन थे, है ना, 3 उसके साथ क्लोरीन थे, तो POCl3। और एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ गया था यानी कि HCl, है ना। यह मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर रिएक्शन समझने में दिक्कत होता है ना, अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इतना मेहनत से बनाते हैं यार, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वे लोग भी इस वीडियो का कुछ फ़ायदा ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन बोला है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, यानी कि जो रेशेदार जो प्रोटीन होता है और जो गोलिकाकार जो प्रोटीन होता है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको लिखना है। तो यानी कि आप इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि रेशेदार का मतलब यह फाइबर कहने से ही पता चल रहा है कि यह जो प्रोटीन होगा फाइबर जैसा होगा, रेशा जैसा होगा। और गोलिकाकार प्रोटीन से ही पता चल रहा है कि यानी कि ये जो प्रोटीन मेरा होगा वह कैसा, किस शेप का होगा, यानी कि इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, देखते हैं और भी क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। यदि हम लोग इन दोनों में डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंसेस बोल सकते हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है पोजेसेस फोल्डेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। बट अगर फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो पोजेसेस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जो रेशा होता है ना, थ्रेड का मतलब जो धागा होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना, माने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि हम लोग इस ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, है ना। लेकिन अगर इसकी बात करते तो कुछ ऐसा शेप का स्ट्रक्चर होगा, मतलब स्फेरिकल शेप का ऐसा होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। सेकेंड डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं, द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंपैरेटिवली वीकर, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो अगर मान लेते हैं कि स्फेरिकल अगर बना दे, गोलाकार बना दे, तो इसके बीच जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वह क्या होगा, कंपैरेटिवली क्या होगा, वीकर होगा, मतलब कमज़ोर होगा। किसके कमज़ोर होगा, किसके कंपेयर में, तो फाइब्रस प्रोटीन से अगर कंपेयर करते हैं तो इसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, मतलब वीक होगा, है ना। अगर हम लोग फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, द पॉलीपेप्टाइड्स चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे जो उन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, यानी कि इससे क्या होगा, यह स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड इसका डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं जो ग्लोबुलर जो प्रोटीन होता है आर सोलुबल इन वाटर, यानी कि यह वाटर में क्या हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं, वाटर में सोलुबल हो सकते हैं। बट अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो दिस प्रोटीन आर इनसोलुबल इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या होंगे, इनसोलुबल होंगे, वाटर में यह डिजॉल्व नहीं होंगे, है ना। और बोल सकते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू द चेंज द टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि जो पीएच वैल्यू होगा या टेम्परेचर होगा उससे यह क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट अगर बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की तो दे आर स्टेबल टू द मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे जो इतना स्टेबल होता है कि वह टेम्परेचर पे ही बोल सकते हैं कि चेंज हो के स्टेबल हो सकता है,
है ना। यानी कि दीज दे आर द स्टेबल टू द मॉडरेट चेंज, मतलब वो क्या हो सकता है, चेंज होगा बट मतलब इसके कंपेयर में वो नहीं होगा, है ना। तो इतने सारे डिफरेंसेस है, 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, और आप इसमें से कम 2 डिफरेंसेस लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो 2 डिफरेंस आपको लिखना ही लिखना होगा। बाकी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, बायोमोलिकुल्स का, बायोमोलिकुल्स जो चैप्टर है उसी का, या हाँ बायोमोलिकुल्स जो चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है। और यह आपको मिलेगा जो सेकेंड बुक होगा एनसीईआरटी का, वह सेकेंड बुक का आपका यह क्वेश्चन है ना, बायोमोलिकुल्स चैप्टर से ही है। तो आप वहाँ पे डीपली पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। यानी कि कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। यह क्वेश्चन है पॉलीमर का, आप वहाँ पे देख सकते हैं जो चैप्टर आपका सेकेंड बुक का चैप्टर जो पॉलीमर है उसका क्वेश्चन है ना। कोपॉलीमराइजेशन को इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि कोपॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमर स्पेसीज इज अलाउड टू द पॉलीमराइज। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई पॉलीमर बन रहा है तो उस पॉलीमर में जो मोनोमर होगा वह डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर होगा, है ना। अगर हम पॉलीथीन की अगर बात करते हैं, है ना, तो पॉलीथीन में एक ही टाइप के मोनोमर होता है, वो मेरा इथीन होता है ना। कौन सा होता है, CH2 होता है इथीन। और बहुत सारे इथीन को हाई टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं तो पॉलीथीन बनता है। बट यहाँ पे मोनोमर क्या होता है, एक ही टाइप के होता है, तो इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, है ना। बट कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो मोनोमर्स होते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि नायलॉन 6, है ना। क्या बोल सकते हैं, नायलॉन 6 बोल सकते हैं, बुना S बोल सकते हैं, बुना N बोल सकते हैं, नायलॉन 66 बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको बोल सकते हैं कि यह सब क्या है, कोपॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। और कोपॉलीमर इसको बोलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं, और वो जो प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, है ना। अभी बनता कैसे वो आप आसानी से समझ सकते हैं, आप जो चैप्टर पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बुना S जो मेरा पॉलीमर है उसमें 2 प्रकार के मोनोमर है। फर्स्ट है जिसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन, एंड सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं स्टाइरिन, है ना। दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद एक नया मेरे को क्या मिलता है, पॉलीमर बनता है ना। बट ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, है ना। और यह जो लास्ट में जो प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है बुना S रबर, है ना। बुना S क्या चीज़ है, रबर है, पॉलीमर है। बात समझ में आ रहा है। तो यह था हम लोग का जो क्वेश्चन जो बोल सकते हैं कि क्वेश्चन 34 तक, 28 से 34 तक का डिस्कशन। और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब की जो हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।